जय माता जी की, जय भवानी, जय राजपूताना। मेरा नाम जगत सिंह पवार, रणधवल राजपूत संगठन का एक छोटा सा सेवक। आज आप सभी जाति भाई बंधुओं से मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, जिसका नाम है आरक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिजर्वेशन कोटा। दमामी, नगारची, राणा और बारोट, ये चारों शब्द केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से ओबीसी कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनको जनरल कैटेगरी के मुकाबले ही रखा गया है और इनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। पर समाज के अंदर बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका ये मानना है कि आरक्षण होना अति आवश्यक है, आरक्षण होना ही चाहिए और आरक्षण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज उन सभी बुद्धिजीवी लोगों से मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि क्या आरक्षण आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? नहीं। जब भारत का संविधान लिखा गया था, उस संविधान के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को या भारत के अंदर पैदा होने वाले हर नागरिक को सरकार की, संसद की ओर से, भारतीय संविधान की ओर से कुछ अधिकार दिए गए थे। उनको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हर किसी इंसान के पक्ष में है। अपना धर्म पसंद करने की छूट, उनको वाणी बोलने की छूट, उनका रहन सहन, व्यवसाय करने की छूट, बहुत से ऐसे अधिकार है जो सरकार ने जन्म के साथ ही हमें दिए गए हैं, पर उसमें आरक्षण का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। सरकार जब सत्ता में होती है और हमारे सभी के बहुत ही चहीते और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आज़ादी के वक्त जब भारतीय संविधान का गठन किया, तब उन्होंने केवल पछात वर्ग यानी कि पिछड़ी हुई जातियों के अंदर कुछ जातियों को रखकर उनको आर्थिक रूप से उनका विकास हो, इसीलिए उनको 10 साल का आरक्षण दिया था। यह आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, जिनका आर्थिक रूप से विकास नहीं हुआ, वो उस आरक्षण का लाभ लेकर अपने जीवन जीने के तरीके में सुधार कर सके। सरकार जब कभी भी आरक्षण देती है, तब सरकार जातिगत आधार के ऊपर नहीं देती है, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देती है कि जिन लोगों का समुच्चय विकास नहीं हुआ है, वो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ सके और जिंदगी को बेहतर बना सके और अपनी आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को एक अच्छा और नया भविष्य दे सके। यही एकमात्र रीजन होता है आरक्षण देने के पीछे। ये किसी का भी ये जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग हमारे ही समाज के लोगों के पास से मैंने लगातार ये सुना है कि हमें आरक्षण नहीं छोड़ना चाहिए और आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, आरक्षण तो होना ही चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्यों? क्या आपको अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं है, या अपने बेटे या अपनी बेटी की काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं है? और अगर भरोसा है तो मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। जब आप किसी प्रतियोगिता के अंदर, रेस के अंदर भागते हैं और आप 20 कदम पीछे खड़े हैं और आपसे कोई 20 कदम आगे खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रेस तो वही जीतने वाला है जो 20 कदम आगे खड़ा हुआ है। या अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो सरकारी आंकड़ों के अंदर जब सरकारी मेरिट लिस्ट कट ऑफ बाहर निकलता है किसी भी सरकारी भर्ती का, तब वहां पर आरक्षण वालों की सिलेक्शन 80 या 85 के अंदर होती है और जनरल कैटेगरी के लोगों की 100 नंबर में भी नहीं होती है। आखिरकार ये भेदभाव क्यों? ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि आज तो बड़ी बड़ी जातियों के लोग जो सुखी है, समृद्ध है, आर्थिक रूप से मजबूत है, क्षत्रिय, राजपूत, चौधरी, ब्राह्मण, पता नहीं सभी जातियों के लोग आज आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उन लोगों को आरक्षण की भीख नहीं चाहिए। वो आर्थिक रूप से पहले से मजबूती है, वो केवल बराबरी का हिस्सा मांग रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी लड़ाई बिल्कुल सही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। जब आपके द्वारा की गई मेहनत दूसरे इंसान की मेहनत के मुकाबले दोनों बराबर है, मजदूरी दोनों ने बराबर की है, तो उन लोगों को
आमदनी भी एक बराबर की ही मिलनी चाहिए, भेदभाव करके नहीं देना चाहिए। जब आरक्षण की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, आरक्षण तो होना ही चाहिए। मैं पूछता हूं क्यों? ये आपके दादा परदादा आपके लिए विरासत में छोड़ के नहीं गए हैं। भारत आजाद हुआ था, सबको पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1947। उसके पहले आरक्षण नहीं था, पर फिर भी हम लोग जिंदा थे और मुछों के ताव पे जिंदा थे। किसी के सामने हमने घुटने कभी नहीं टेके, स्वाभिमान से जीते थे तब भी। और आज क्या है? अपने आप को सही साबित करने के लिए और मजबूत दिखाने के लिए हम आरक्षण की ढाल के पीछे छुपते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। उसी के साथ साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी कहते हैं कि आज भी बहुत से गांव खेड़े या किसी प्रांत में या किसी प्रदेश या जिले के अंदर आज भी जातिवाद है। तो मैं सही मानता हूं, जातिवाद होना ही चाहिए। जब आप स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार हो, आपको सरकार की ओर से स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, मेहमान नवाजी की जाती है और आपको सरकार ने गोद में बिठा के रखा हुआ है, तो जातिवाद तो होगा ही। जब आपसे जनरल कैटेगरी वाले के जो लोग हैं उनको पता है कि सरकार ने उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो वो तो उनका तो बात करने का तरीका भी अलग ही होगा ना। वो तो अलग मानसिकता रखेंगे और उनको पता है कि इन लोगों का तो हमारे साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा तो 100 नंबर लाके सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये 80-75 पे हो जाता है, तो गुस्सा भी फूट के निकलेगा और जातिवाद तो वहां खड़ा होगा ही। जातिवाद तब मिटेगा जब हम और वो दोनों एक समान बैठेंगे। और ये पता है कब होगा? जब आरक्षण खत्म होगा। अगर लड़ना ही है तो अपनी काबिलियत के दम पे लड़ो, चाहे वो किसी भी जाति का लड़का या लड़की क्यों ना हो, क्षत्रिय, राजपूत, चौधरी या किसी अन्य जाति का, ओपन जाति का कोई भी है, उन सभी लोगों से मैं यही कहूंगा। और जो एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा, अगर मुकाबला करना है तो बराबरी में मुकाबला करिए। तब जाके पता चलेगा कि हक की लड़ाई क्या होती है। और ये आज जो कुछ लोग आरक्षण के लिए खड़े हुए हैं कि जी हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी 10% या फिर हमें वो 10% का आरक्षण देना चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। बाकी वो हमसे वैसे भी समृद्ध है, उनके पास सारी चीजें हैं, घर, पैसा, खेत खलिहान, प्रॉपर्टी, सब कुछ है, बट वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर आरक्षण कल को ना मिले ना तो फिर भी वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, वो आर्थिक रूप से मजबूती है। अच्छा, बहुत से बुद्धिजीवी लोगों के पास से मैं ये सुनता हूँ कि समाज का अगर विकास करना है तो पहले समाज को पढ़ाओ, लिखाओ और फिर आरक्षण के आधार पर सरकारी पदों की शोभा बढ़ाओ। उन सभी बुद्धिजीवी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल से या 45 साल से या जब से भारत का संविधान अस्तित्व में आया, 70 या 73 साल का आरक्षण मिल रहा है, तो आज भी हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर क्यों है? आखिरकार उनका विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी उस घिसे पिटे काम के पीछे लोग छुप रहे हैं? छोटे छोटे गांव खेड़ों में या किसी जिला स्तरीय लेवल पर क्यों आज भी उन लोगों का आर्थिक रूप से वो विकास नहीं कर पाए, मजबूत क्यों नहीं बन पाए? जब आपको आरक्षण सरकार ने दिया है 40 साल से, 50 साल से, तो आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाए? अन्य जातियों ने बहुत से काम बंद कर दिए। आज उनकी पीढ़ी पूरी सुधर चुकी है, उनका जीवन जीने का तरीका, उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा संपूर्ण रूप से चेंज हो चुकी है। उसके पीछे का वजह यही है कि सरकार के द्वारा दिए गए आरक्षण का उन लोगों ने सही अर्थ में इस्तेमाल किया है। और अगर कल को सरकारी ऐलान कर दे कि आज से आरक्षण खत्म हो रहा है तो इन जातियों को फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया है और अब उनको फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमारा तो ऐसा नहीं है, हमें तो अभी पढ़ाई करनी बाकी है। अब तो अभी तक तो हम लोगों ने वो घिसा पिटा काम नहीं छोड़ा है, तो हमें तो आरक्षण की अति आवश्यकता है, हमें तो मिलना ही चाहिए। तो जब आप सामने वाले बंदे की नजरों में नजरें डाल के नहीं देख सकते हो, तभी वहां पर जातिवाद शुरू होगा। और जातिवाद खत्म करना है तो सीधी सी बात है, आरक्षण की बैसाखियों के ऊपर चलना छोड़िए और खुद के पैरों पे भागना शुरू करिए, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी क्यों ना हो। क्या देंगे आप अपने आने वाली पीढ़ियों को? ये देंगे कि तू मेहनत कर रहा है या मेहनत कर रही है सरकारी पदों के लिए, बेटा हमारे पास आरक्षण मिल रहा है, हम आरक्षण लेके नौकरी पे लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
मैं तो जो भी सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं बेटे बेटियों में सभी को यही कहूँगा कि अगर कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है तो खुद के दम पे करिए, खुद की मेहनत के दम पे आधार पे आगे बढ़िए। उस दम पे नहीं कि मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ है, रिजर्वेशन कोटा है और उसके दम पे मैं आगे बढ़ूंगा। बराबरी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं जब भी मेरी किसी से बात होती है मुझे ये सुनने में आता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, पर मैं आरक्षण को पसंद भी नहीं करता हूँ। जातिवाद यहीं से उत्पन्न होता है। जातिवाद की सबसे बड़ी वजह यही है, अधिकार नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता, इसी की वजह से नहीं मिलता है। जब आपको पता है कि सामने वाले आदमी की मेरे सामने की औकात नहीं है तो वो तो आपको इज्जत नहीं देगा, सीधी सी बात है। पर जब उसे पता चलता है कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक समान है, किसी भी चीज के लिए हम दोनों को एक समान अवसर दिया जाएगा और जो मेहनत अच्छी करेगा, जो ज्यादा काबिल होगा उसी को फल मिलेगा या उसी को सफलता मिलेगी, तब जाके होगा इंसाफ। इसीलिए मैं सभी रणधोबल राजपूत संगठन की ओर से मैं जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं उन सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि एक बार अपनी अंतरात्मा से ये सवाल ज़रूर पूछे कि क्या हमें सच में आरक्षण की या रिजर्वेशन कोटे की आवश्यकता है अपने बच्चों को या फिर अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर है तो अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के कहिए कि बेटा हम में कुछ करने की काबिलियत नहीं है, हम बढ़ेंगे आगे तो इसी के दम पे बढ़ेंगे, वरना हमारी कोई औकात ही नहीं है। या फिर एकजुट होकर आवाज उठाइए कि बेटा बेटी तू पढ़, तू मेहनत कर, अपना समय लगा और माँ भवानी के ऊपर भरोसा रख, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी और तू जो कुछ भी बनेगी ना डंके की चोट पर मुछों पे ताव दे के मेरा बेटा नौकरी करेगा। ये वाली बात होनी चाहिए। समाज को आगे ले जाने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत है, ना कि जो सालों से चली आई हुई परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारा कोई अधिकार नहीं है या हमारे बाप दादाओं की तरफ से छोड़ी गई कोई विरासत नहीं है या कोई जमीन जागीर या कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इसके ऊपर हमारा अधिकार होना ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सीधे अर्थ में अगर कहा जाए तो मैंने जैसा आपको कहा कि आप एक रेस में खड़े हो, आप 20 कदम पीछे खड़े हो और आपसे एक बंदा है जो 20-25 कदम आगे खड़ा है, तो जाहिर सी बात है ना रेस तो वही जीतेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके और मेरे बीच में 20-25 कदम का फासला है और ये फासला नहीं होना चाहिए। और अगर ये फासला अगर आपको मंजूर है तो फिर आप इज्जत की उम्मीद मत रखिए ना, आप इज्जत की उम्मीद मत रखिए। आप सभी चीजों पे आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते हो। आपको आर्थिक रूप से मजबूत भी होना है, आपको मान सम्मान भी चाहिए, आपको इज्जत भरी जिंदगी भी चाहिए, आपको आरक्षण भी चाहिए और आप एक राजपूत भी हो या राजपूत कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें एक साथ स्वीकार नहीं हो सकती। वैसे तो हिंदी में कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से आप सोचिए इतनी सारी बातें एक साथ स्वीकार नहीं की जा सकती। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता, इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। डोकरे गड़े बड़े रे ये कह के मरे हैं कि इंसान शायद सांसों के बिना एक बार जी भी सकता है 2 घड़ी के लिए, पर इज्जत से जब आंखें झुक जाती है ना तब मौत को गले लगा लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि मौत ही अंतिम उपाय होता है। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, इसलिए नहीं कि हम संगठन के अंदर काम कर रहे हैं या संगठन को आगे बढ़ा रहे, नहीं, हमारा तो पहले से ये उद्देश्य रहा है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ देके जाना चाहते हैं, इतिहास बताना चाहते हैं। और जो लोग भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को मैं ये कह देता हूं कि जिस आरक्षण की आड़ में आप लोग पीछे छुपे हो वो आप जरा सरकारी दस्तावेज एक बार उठा के देख लीजिए कि किस शब्द से कब आरक्षण मिला। 1978, 1980 ये जो आरक्षण मिले हैं ना ये पिछले 40 या 42 साल के अंदर मिले हैं। और अगर आपको 40-42 साल पहले अगर आपको आरक्षण मिला था, इसका मतलब अब तक तो आपका बहुत अच्छा विकास हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ है?
क्यों आज भी उन कसे पीटे कामों के पीछे हमें अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है? क्यों हम लोग आर्थिक रूप से आज भी मजबूत नहीं हो पाए? ये सवाल अपनी अंतरात्मा से बिल्कुल पूछिए। और थोड़ा अपने बच्चों के सामने भी देखिए कि हम इन्हें क्या सौगात देके जाएंगे। इसीलिए आरक्षण की बैसाखियों का सहारा लेना छोड़िए। भले आप रेस में हार जाए, मुकाबले में हार जाए, प्रतियोगिता में, स्पर्धा में हार जाए, पर दौड़ोगे ना तो खुद के पैरों पे दौड़ो। वो हार बहुत मीठी होगी, उस जीत से बहुत मीठी होगी कि हमने जो भी किया अपने दम पे किया, अपनी काबिलियत पे किया है। इसीलिए मैं जगत सिंह पंवार, रणधवल राजपूत संगठन का एक छोटा सा सेवक, हमेशा समाज के सामने एक उस आईने को रखने की कोशिश करता हूं जिस आईने की अति आवश्यकता है वर्तमान समय के अंदर। बहुत से लोगों का ये दावा है, बहुत से लोग घर पे बैठे बैठे अलग अलग टिप्पणियां भी करते हैं। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि क्या आज तक आप लोग कभी मैदान में उतरकर समाज की एकता या समाज के सम्मान के लिए कभी लड़े हैं? कुछ भी करने की कोशिश करी है? अपने गांव से, अपनी तहसील से, अपने जिले से बाहर जाकर ऐसा कुछ करने की कोशिश करी जिसके अंदर हमारे समाज का सर ऊंचा हो? और फिर आप मुकाबले की बात करते हो, मुकाबला हो ही नहीं सकता। मुकाबला बराबरी के बीच में होता है। जब मुकाबला बराबरी है नहीं तो मुकाबला कैसा? आज हमारी समाज को इतना नीचे गिरने की जरूरत पड़ गई है कि हमें सोचना पड़ता है। सरकारी पदों के लिए जाना है, आरक्षण का लाभ लेना है, आरक्षण नहीं होगा तो क्या करेंगे, हमें तो लाभ मिल रहा है। इसीलिए मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि सच को पहचाने और झूठ की जिंदगी से बाहर आए। ये सब फरेब है, ये सब आंख में झोंकने वाला एक धूल है। इससे अपना पर्दा हटा के सच्चाई को देखिए। आज हर कोई भी छोटा मोटा आदमी जब अपने दम पे अपना खुद का मकान बनाता है या बच्चों को पढ़ाता है या कुछ प्रॉपर्टी बढ़ाता है, बड़ी करता है, तो वो खुद 10-20 साल बाद समाज के लोगों के बीच में खड़े होकर मूंछों पे ताव दे के बोलता है कि ये जो कुछ बनाया है मैंने अपने दम पे बनाया है, अपनी मेहनत कर कर, एक एक पैसों की बचत कर कर बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को शिक्षा दी, बच्चों को पढ़ाया, उसके साथ साथ बच्चों की शादियां करी, प्रॉपर्टी बनाई, तो उसके अंदर एक मान सम्मान होता है कि ये उसके आदमी की खुद की मेहनत है। उसी प्रकार अगर कुछ बनना है तो खुद के दम पर बनिए, सरकार की फेंकी हुई रोटी के ऊपर नहीं। सरकार तो कोशिश करेगी कि आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए ये चीजें करे, और सरकार की ओर से ऐसी योजनाएं होनी भी चाहिए। मैं सरकार का विरोध नहीं करता हूं, पर उसकी सच में आवश्यकता है कि नहीं है, ये अपने आप से पूछिए एक बार कि क्या हम अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारा खुद का कोई वजूद, अस्तित्व नहीं है? इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर किसी के दिल में भी कोई सवाल है, कुछ प्रश्न है, जगत सिंह पंवार, रणधवल राजपूत संगठन हमेशा तैयार है आपके सवाल के जवाब देने के लिए। पर शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लोगों, मेरे गलत होने के लिए आप लोगों का सही होना जरूरी है। मैं 100 मर्तबा गलत हो सकता हूं, पर यह बात याद रखिएगा कि उसी वक्त आपका भी 100 मर्तबा सही होना अति आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा सकते हो, ये पूछिए अपने आप से। और जरा एक बार आईने में अपना चेहरा देखे और अपने आप से ये सवाल पूछे कि क्या ये जो वर्तमान परिस्थितियां जो भी चल रही है, इसकी हमें आवश्यकता है या नहीं है? हमारा अस्तित्व कहाँ से निकला हुआ है, हमारी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई है, हमारा इतिहास क्या कहता है, और हम कहाँ जाके बैठे हैं? ये शायद मेरी कही हुई बातें सिर्फ उन लोगों पे असर करेगी जिनको जीवन से ज़्यादा अपना स्वाभिमान पसंद है, आत्मसम्मान पसंद है, गरिमा पसंद है, इज्जत पसंद है। जिन लोगों को इन सब शब्दों से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक स्पीच की तरह सुन के इसको आगे बढ़ जाएंगे, और उन लोगों से मुझे कोई खास नाराज़गी भी नहीं होगी। और माँ भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं जगत सिंह पंवार, माँ भवानी का उपासक, वादा करता हूँ कि समाज को आने वाले वक्त में उसकी पहचान ज़रूर मिलेगी, उसका खोया हुआ आत्मसम्मान ज़रूर मिलेगा, और एक बार ये समाज भी बाकी समाज की तरह ही अपना सर उठाकर अपना नाम
ऊंचे आवाज में छाती ठोक कर मूंछों को उतार दे के 10 लोगों को बीच में पुकार के बुलाएंगे कि हम इस समाज से बिलोंग करते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि सच्चाइयों को पहचानें, वास्तविकताओं को जानें। और ये सब सवाल जिन बुद्धिजीवियों के दिमाग में आते हैं उन लोगों को मैं ये साफ कहता हूँ, घर पे बैठे बैठे टिप्पणियाँ करने से कुछ नहीं होगा। वो जो कभी भी कहीं मैच चल रहा होता है क्रिकेट स्टेडियम में या किसी भी स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर, तो जो खिलाड़ी अंदर खेल रहा होता है उसे पता होता है कि कितनी मुसीबतें सामने हैं, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। बाहर बैठे बैठे जो स्टैंड में बैठे बैठे टिप्पणियाँ करना बहुत आसान है, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। एक बार मैदान में उतरिए तो सही जनाब, और ज़रा उस डिफ़िकल्टियों का सामना रूबरू करिए, आंखों में आंखें डाल के, तब पता चल जाएगा कि तकलीफ़ें क्या होती है। ठीक है, इसी के साथ मैं जगत सिंह पंवार अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और मैं सभी समाज के भाई बंधुओं से, जो कोई भी ये सुन रहा है, देख रहा है, उन सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आगे बढ़ने के लिए कमज़ोर बन के आगे मत बढ़िए, मजबूत बन के आगे बढ़िए। 100 साल कछुए की तरह जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप 15-20 साल या 10 साल या एक घड़ी भी शेर की तरह जिए। उस ज़िंदगी जीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता जी की, जय भवानी, जय राष्ट्रपिता।